हेलो गाइस, वेलकम इन जेसीसी क्लास एंड आज इंट्रोडक्शन टू पेट्रोलियम रिफाइनिंग में आज लेक्चर हमारा फिफ्थ है। इस फिफ्थ लेक्चर में हम वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट की बात करेंगे। इससे पहले हमने एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट की बात करी थी, जिसमें हमने देखे थे कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट उसमें बनते थे। एंड अब वैक्यूम डिस्टिलेशन की बात करेंगे। वैक्यूम डिस्टिलेशन हमारे लिए नेसेसरी क्यों है और इसमें कौन कौन से हमारे प्रोडक्ट अचीव होते हैं, एंड देन इसके बाद हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट होता क्या है हमारा, क्यों यूज करते हैं इसको। वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट जो है किस लिए यूज करते हैं? रिकवर दी वैल्यूएबल प्रोडक्ट फ्रॉम द रिड्यूस क्रूड ऑयल, आरसीओ। इसको हम क्या बोलते हैं? रिड्यूस क्रूड ऑयल बोलते हैं, रिलेटिवली एट लोअर टेम्परेचर। जब आपने एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन पढ़ा होगा, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन, उसमें हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट मिला था वो आरसीओ मिला था, रिड्यूस क्रूड ऑयल मिला था। इस रिड्यूस क्रूड ऑयल को हमने देन वैक्यूम डिस्टिलेशन में इसको ट्रीट करते हैं और इससे कुछ वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन करते हैं। और ये जो रिड्यूस क्रूड ऑयल है हमारा एज अ फीड काम करता है, किसके लिए? वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट के लिए। और इसके बाद हम देखेंगे जो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट जो यूज की जाती है, ये डिफरेंट सेक्शन जैसे एफसीसी, एचसीयू और बीबीयू और बीबीयू, ठीक है। ये जो हमारे यूनिट है, फ्लूइड कैटालिटिक, हाइड्रोक्रैकर, वेज ब्रेकर यूनिट और बिटुमेन ब्लोइंग यूनिट, ये सारी जो यूनिट्स है इनके लिए फीड प्रिपरेशन का काम भी करती है बीडीयू। मतलब आप अगर देखोगे, आप जो हमने वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट यूज करेंगे तो उसके कुछ प्रोडक्ट मिलेंगे और एक हमारा लोअर एंड मिलेगा, ठीक है, जिसे हम हैवी एंड कहते हैं। जो हमारा बॉटम प्रोडक्ट होता है, सबसे नीचे वाला पार्ट जो सबसे लास्ट में जो बच जाता है, वो ऐसा क्या काम करेगा? फीड प्रिपरेशन, फीड का काम करेगा। किसके लिए? एफसीसीयू, एचसीयू के लिए, वीबीयू के लिए और बीबीयू के लिए, ठीक है। अगर जनरली इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर हम देखें तो ये हमारा 410 से लेके 420 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके बाद जो हमारा टॉप टेम्परेचर रेंज रहता है जो इसका कॉलम का, वो हमारा 60 टू 65 डिग्री सेल्सियस। और प्रेशर की बात करें तो हम 40 टू 60 एचजी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वाई वी नीड वैक्यूम डिस्टिलेशन, मतलब हमारे लिए वैक्यूम डिस्टिलेशन की जरूरत क्यों पड़ी और अगर नहीं होता तो क्या हमारी प्रॉब्लम होती, ये हम देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे अभी आपको पता है कि एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन में हमने पढ़ा था कि जो भी रिड्यूस क्रूड ऑयल हमें यहाँ से ऑब्टेन होता है वो हम कहाँ भेजते हैं? वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में। तो ये क्या होता है? काफी हैवियर होता है, ठीक है, हैवी होता है और इसको मोर एनर्जी चाहिए होती है सेपरेशन के लिए। कोई भी हैवी प्रोडक्ट है, सपोज आप देखोगे जो हैवियर होता है कंपाउंड, उसको सेपरेट करने के लिए हैवी में से अगर आपको ब्रेक करोगे इसको, आपको इसको ब्रेक करना होगा तभी ये सेपरेट होंगे। और इस ब्रेक करने के लिए हमें काफी ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इन यहाँ पे हम देखेंगे एक कंडीशन और हमारे लिए मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि अगर हम हाइयर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब सपोज 380 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा अगर टेम्परेचर रखते हैं कंपाउंड का, तो ये क्या प्रमोट करता है? ये कुकिंग प्रमोट करता है एट एटमोस्फेरिक प्रेशर। जैसे ही अगर ये कुकिंग करे, सिस्टम में क्या प्रॉब्लम आता है कि वो फॉल कर देता है, फॉल दी फर्नेस। जैसे ही आप किसी चीज को ज्यादा बर्न करोगे तो वो क्या करेगा? कुक जैसे फॉर्म करेगा और ये जाके हमारे फर्नेसों में क्या हो जाएगा? फर्नेस की ट्यूब में ये रेजिड्यू करने लगेगा, डिपॉजिट होने लगेगा, तो ये फॉल कर देता है। फॉलिंग, फॉलिंग मतलब किसी सरफेस पे एक डिपॉजिट क्रिएट कर लेना, डिपोजिशन क्रिएट कर लेना, हमारा फॉलिंग कहलाता है। एंड देन हम वैक्यूम किस लिए बेनिफिशियल है, किस कौन कौन से पॉइंट है जिसकी वजह से हम वैक्यूम डिस्टिलेशन को यूज करते हैं? ये हमारे रिड्यूस करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी को। सपोज अगर हम बोले कि एक कंपाउंड था, ठीक है, हमारा हैवी कंपोनेंट है एक, ये कंपाउंड ले लीजिए आप। इसको सेपरेट करने के लिए इनिशियली इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो हमारा क्या था? 90 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। इनिशियली 90 डिग्री सेल्सियस था, बट इन केसेस जब हमने वैक्यूम किया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? रिड्यूस हो गया, हमारा 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। जब कभी किसी कंपोनेंट का अगर हमारा बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाएगा तो क्या हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी? हमें एनर्जी को कम यूज करना पड़ेगा उसको सेपरेट करने के लिए। इसलिए हम कहते हैं रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एनर्जी। इसका क्यों होता है? रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आरसीओ। हम यहाँ पे उसका रिड्यूस क्रूड ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग प्रेशर। जैसे वैक्यूम में हम क्या करते हैं? प्रेशर को रिड्यूस करते हैं, इसलिए होता है हमारा, ठीक है, इसलिए हमारा बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। अवॉइड क्या करते हैं? क्रैकिंग को अवॉइड करते हैं कि हमारा क्रैकिंग फॉर्मेशन होगा तो वहां पे क्या होगा? वहां पे हमारे जो कंपोनेंट है डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो रिड्यूस दी
फॉलिंग ऑफ फर्नेस ट्यूब्स। जो फर्नेस की ट्यूब्स है उसको फॉलिंग होने से भी हमें बचाना होता है। अगर फॉल कर जाएगा तो ज्यादा हमारे लिए क्या हुआ, हीट एक्सचेंजर जो भी हमारे होते हैं उनकी क्लीनिंग बार बार आएगी। ठीक है, एक तो सबसे पहले क्या है कि अगर फॉलिंग कर रहे हैं क्लीनिंग आएगी, उनके परफॉर्मेंस में डाउन आएगा। ठीक है, वो चौक ज्यादा होते हैं तो हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी आएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे क्या है, किसके साथ प्रॉब्लम आती है, ये हमारे हाइयर टेम्परेचर के साथ आती है। और इस हाइयर टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए हम वैक्यूम सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है, कुछ डायग्राम्स हैं आप देखेंगे वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम के। तो एक्चुअली में आप देखोगे तो जनरली इस तरीके से हमारा क्या कॉलम देखते हैं। ठीक है, वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम्स हैं। अ, ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरली वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं और क्या इसकी फीड कंडीशन होती है। जनरली आप लोग ये फिगर देख रहे होगे, इस फिगर में जो हमारे पास जो क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट से जो हमने देखा था, वहाँ पे हमारा एटीएम डिस्टिलेशन था। वहां से हमें क्या मिलता है, आरसीओ ऑब्टेन होता है। ये आरसीओ हम फर्दर कहाँ, वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में भेजते हैं। और इस वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज ये नोट करोगे कि जो टॉप टेम्परेचर होता है वो हमारा 60 to 65 डिग्री सेल्सियस और 40 to 60 mmHg होता है। बट जो इसका टेम्परेचर होता है हमारे क्रूड रिड्यूस का, वो 410 से लेके 420 तक ही हम मेंटेन करते हैं। ये हमारा किसके हेल्प से मेंटेन होता है, फर्नेस की हेल्प से इसको हम इतना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट देखोगे, जो फर्स्टली हमें मिलता है लाइट वैक्यूम गैस ऑयल मिलेगा, एंड देन हम लाइट डीजल ऑयल, हाई वैक्यूम गैस ऑयल और वैक्यूम स्लोप की बात करता है। जो हमारा रेजिड्यू रहता है वैक्यूम में, उसको हम वैक्यूम रेजिड्यू या सॉल्ट रेजिड्यू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वीआरबी बोलते हैं इसको, वैक्यूम रेजिड्यू। तो इसके बाद अब इन प्रोडक्ट जो हमें ऑब्टेन हुए हैं, इन प्रोडक्ट की क्वालिटी और प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। क्योंकि अगर हमने कोई प्रोडक्ट यहाँ से सेपरेट किया है तो फर्दर किसी भी प्रोडक्ट के लिए हमें ट्रीटमेंट की नीड होती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी को हमें एनहेंस करना होता है फॉर द फर्दर यूज। ठीक है, तो सपोज एलपीजी है हमारा, लाइट वैक्यूम गैस ऑयल है। लाइट वैक्यूम गैस ऑयल को अगर हमें क्वालिटी इंप्रूव करनी होती है तो सबसे पहले उसमें क्वालिटी जो रहती है वो हाई सल्फर और लो सीटेन नंबर होता है। तो इसको किससे प्रोसेस किया जाता है, डीएचडीटी यूनिट से यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है, हाइड्रो ट्रीटमेंट। इसलिए कि सल्फर और सीटेन नंबर के लिए, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए सल्फर को रिड्यूस करते हैं। एंड देन हमारे पास जो लाइट डीजल ऑयल है, जैसे कि हाई सल्फर होता है लाइट डीजल ऑयल में, हैवी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये किस यूनिट से होता है, एफसीयू से होता है। हाइड्रोक्रैकर यूनिट यहाँ पे यूज करते हैं इसके लिए। एचबीजीयू हमारे का तो हाई हाई वैक्यूम गैस ऑयल, इसमें क्या हाई सल्फर और हैवी हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम रिमूव करने के लिए एफसीयू और हाइड्रोक्रैकर यूनिट अगेन यूज करते हैं। वैक्यूम स्लोप जो हम बात कर रहे थे अभी, इसमें हैवी हाइड्रोकार्बन और फ्यूल ऑयल प्रोडक्ट होते हैं। इनको यूज करने के लिए विस ब्रेकर यूनिट का हम यूज करते हैं, और कोकर हमारे पास रहता है ऑप्शन। इसके बाद वैक्यूम रेजिड्यू जो होता है हमारा, जिसको हम वीआर या एसआर भी बोल रहे थे, इसको सॉल्ट रेजिड्यू। इसको रेजिड्यू, इसमें हमारा जो रेजिड्यू में क्या होता है, इसको हम बीबीयू यूनिट में भेजते हैं, और ये बीबीयू या वीबीयू या कोकर यूनिट में हम इसको सेंड करते हैं फर्दर ट्रीटमेंट प्रोसेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक आप कंबाइंड डायग्राम देख पाओगे एटमॉस्फेरिक एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन का, किस तरीके से हमारा प्रॉपर एक पाथ में काम करते हैं एटमॉस्फेरिक और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। और इसमें आप चीजें कौन कौन सी चीजें कंबाइन है। एक तो आपने प्राइमरी ट्रीटमेंट पढ़ा था, इसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसके बाद हमने स्टेबलाइजेशन पढ़ा था कि स्टेबलाइजेशन कैसे करते हैं किसी भी क्रूड ऑयल का। एंड देन हमारे पास एडीयू, एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन यूनिट, फिर उसके बाद वीडीयू की बात करेंगे। ठीक है, ये जो दोनों हमारे पार्ट थे, ये क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट के पार्ट थे सीडीयू के। तो आप ये सबसे पहले देखोगे, जैसे कोई भी क्रूड ऑयल हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखोगे हीट एक्सचेंजर दे रखा है। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर इसका मेंटेन करते हैं 130 to 40 डिग्री सेल्सियस। एंड देन इसको डिसॉल्टर से पास कराते हैं। डिसॉल्टर में हमारा क्या होता था, इसके सॉल्ट्स जो थे उसको रिमूव करा जाता था। ठीक है, सॉल्ट्स जो है वो हमारे क्या रिस्पॉन्सिबल होते थे, इसके ये स्केलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। अगर हमारे पास क्रूड ऑयल में अगर क्लोराइड अगर सॉल्ट प्रेजेंट है तो वो क्या होता है, एसिड फॉर्म करने के भी चांसेस रहते हैं, जो हमारे लिए हार्मफुल रहता है हमारे
कैटलिस्ट के लिए, हमारे प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं और इसका टेम्परेचर हम 200 डिग्री सेल्सियस तक रेज करके प्री टॉपिंग करते हैं। प्री टॉपिंग में क्या होता था, हमारे पास जो गैसेस होती थी वो उसको हम रिमूव कर लेते थे। प्री टॉपिंग में हम क्या करते थे, गैसेस को रिमूव कर लेते थे और स्टेबलाइज नफ्ता को हम यूज कर लेते थे, ठीक है। इसके बाद जो बॉटम रह जाता था यहाँ पे बॉटम प्रोडक्ट, ये हमारा फर्नेस में जाता था। अगेन टेम्परेचर इसका हम रेज करते थे एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन में, बिलो 380 रखते थे, क्योंकि हमारे पास कुकिंग फॉर्मेशन ना हो, क्रैकिंग ना हो, ठीक है। इसलिए एटीएम प्रेशर पे हम बिलो रखते हैं 370 से। और यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट हमें ऑप्टेन होते थे, लाइट नेप्था, हैवी नेप्था, एटीएफ, हैवी केरोसिन, एलजीयू और एचजीओ, ठीक है। ये सब हमें ऑप्टेन होता था। अगेन हमारे पास जो टेम्परेचर इसका क्या करते थे, रेज करते थे आरसीओ का, किसकी हेल्प से, फर्नेस के, और इसको हम 415 डिग्री सेल्सियस तक रेज करते थे। एंड वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट में हम इसको क्या करते थे, इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इसका जो टॉप हमारा प्रेशर होता था 40 to 60 mmHg, किससे मेंटेन करते थे, स्टीम इजेक्टर से मेंटेन करते थे। स्टीम इजेक्टर से मेंटेन करते थे। स्टीम इजेक्टर जनरली हमारा कैसा रहता है, आप लोगों ने अगर फिगर देखा हो इस तरीके से, वेंचुरी टाइप हमारा ये एक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे टावर से, टॉप टावर से कनेक्टेड होता है और यहाँ पे ये क्या करता है, वैक्यूम मेंटेन करता है कितना, 40 to 60 mmHg, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, एलवीजीओ, एलडीओ, एचवीजीओ, वैक्यूम सिलोप और एसआर, जिसको हम वीआर भी बोलते थे। यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक पूरी प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट टू स्टेबलाइजेशन, एडी और वीडियो, प्रॉपर एक पूरा चार्ट फ्लो है, जिससे आप इजीली समझ सकते हो क्या क्या प्रोसेस हमारे हो रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो हमारे सेकेंडरी प्रोसेसिंग ट्रीटमेंट होगी, जिसमें हम फर्दर एफसीसीयू, एससीयू, वीबीयू, इन सभी यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड क्रैकिंग के बारे में समझेंगे कि क्रैकिंग क्या होती है और किस तरीके से चीज़ों को फर्दर ट्रीट किया जाता है। जो हमारे लोअर एंड प्रोडक्ट होते थे, जो हैवी एंड जिसको हम बोलते थे, कैसे उसको यूजफुल में लेके आए। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। एंड थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।